हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब मैं आपको एक रेंज दूंगी, पर ये रेंज कोई पत्थर की लकीरें नहीं कि यही कट ऑफ हो सकती है। ये मेरे एनालिसिस पर बेस्ड है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स बता रहे कि इन्होंने ये आंसर्स करेक्ट हासिल किए हैं, तो आई थिंक कि कट ऑफ रेंज ये हो सकता है। बट स्टिल मैं बोलूँगी वेट फॉर द रिजल्ट, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि प्रोविजनल आंसर कीज में अराउंड मॉर्निंग शिफ्ट में आप देखो तो 9 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके मल्टीपल आंसर्स बन सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। सो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ वेट करो ऑफिशियल आंसर की का। बट अराउंड मुझे ऐसे लगता है फॉर जनरल कैटेगरी कट ऑफ रेंज होगा अराउंड 58 to 65%। बहुत सारे ऑनलाइन पर मैंने आर्टिकल्स देखे जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कल हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। बट इन केस अगर कल नहीं होगा तो आई थिंक कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक तो रिजल्ट्स आ जाने चाहिए, अनाउंस हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। चांसेस है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हमारे रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। सो ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पर आंसर कीज भी डाली हुई है। अब हम जितने भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 जो ब्रिटिश लिटरेचर से पूछा गया है। एक पोएम दिए गए हैं, उनकी लाइंस दिए गए हैं। सो यहाँ पर लाइंस है, व्हेन नेचर प्रॉम्प्टेड एंड लॉ डिनाइड promiscuous use of concubine and bride, then Israel's monarch after heaven's own heart, his vigorous warmth did variously impart to wives and slaves. From which poem are these lines taken? सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ठीक है। फर्स्ट है एब्सलम एंड एचिटोफेल अ पोएम, सेकेंड मैकफ्लेक्नो, थर्ड अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे, फोर्थ एलेक्सेंडर फीस्ट। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एब्सलम एंड एचिटोफेल, जिसका सबटाइटल है अ पोएम। अब ये एक एलोगोरिकल पोएम है जो लिखी गई है बाय जॉन ड्राइडन, पब्लिश हुई है इन ईयर 1681। इसके सिवाय आपको ये भी याद रखना है कि एब्सलम एंड एचिटोफेल एक पॉलिटिकल एलेगरी है। यहाँ पर और एक लाइन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत टाइम पूछी जाती है फ्रॉम एब्सलम एंड एचिटोफेल, वो ये है, ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अलाइंड एंड थिन पार्टीशंस टू देयर बाउंड्स डिवाइड। ठीक है। सो एब्सलम एंड एचिटोफेल को मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एब्सलम एंड एचिटोफेल। So which of the following poems is written by Oliver Goldsmith? So 4 ऑप्शंस दिए गए थे, अ डेजर्टेड विलेज, अ डेजर्टेड विला, सी द डेजर्टेड विलेज एंड डी अ डेजर्टेड सिटी। अब यहाँ पर अगर देखो डेजर्टेड विलेज के बारे में डेफिनेटली ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा था, बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए अ या ध। मतलब आप देख सकते हो ये इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स डिपेंडेंट हैं ऑन अ और ध के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द डेजर्टेड विलेज। जब ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था एक जगह जिसका नाम है लिसॉय। अब जब ये यहाँ पर उन्होंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया, माना जाता है जब ये पोएम लिख रहे थे द डेजर्टेड विलेज, ये सारी मेमोरीज के बेसिस पर उन्होंने ये पोएम लिखी थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा द डेजर्टेड विलेज, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन 3, रॉबर्ट बर्न्स वॉज बॉर्न इन। अब रॉबर्ट बर्न्स
फेमस है उनके एक पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम है पोएम्स चीफली इन द स्कॉटिश डायलेक्ट, और ये अपीयर हुई थी इन ईयर 1786। ये एक इमीडिएट सक्सेस थी। सेकेंड चीज़ आपको रॉबर्ट बर्न्स के बारे में याद रखना चाहिए कि ये है, इनको कहा जाता है एज अ प्लो मैन पोएट। थर्ड चीज़ ये याद रखना अबाउट रॉबर्ट बर्न कि इन्होंने एक पोएम लिखी है ओल्ड लैंग साइन। अब ये वर्क से इंस्पायर हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पोएम लिखी थी पुरानो शहीद दिनर गाथा। अब माना जाता है कि ये जो पोएम है वो इंस्पायर हुई थी फ्रॉम रॉबर्ट बर्न्स की एक वर्क ओल्ड लैंग साइन। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 3 चीज़ें आपको रॉबर्ट बर्न्स के बारे में पता ही होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन और उसके आंसर को। रॉबर्ट बर्न्स वॉज बॉर्न इन ए स्कॉटलैंड, बी इंग्लैंड, सी आयरलैंड, डी अमेरिका। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, बी सी डी गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स पर्सोनिफाइज नेसेसिटी इन पीपी शेलीज प्रोमीथियस अनबाउंड। अब प्रोमीथियस अनबाउंड है वो एक लिरिकल ड्रामा है इन 4 एक्ट्स, ठीक है। ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1820। अब यहाँ पर जो प्लॉट है वो मेन कैरेक्टर पर बेस है प्रोमीथियस, जो एक फायर ब्रिंगर है, कह सकते हो ये एक चैम्पियन है ऑफ मैनकाइंड, जिन्होंने फायर लाकर दिया था मैनकाइंड को। सो इस पर ये ड्रामा बेस्ड है। सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए प्रोमीथियस, बी डेमोगॉर्गन, सी जोव, डी ज़्यूस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेमोगॉर्गन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, डेमोगॉर्गन। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। हु अमंग द फॉलोइंग आफ्टर वॉचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले A Midsummer's Night's Dream observed that it is the most inspired ridiculous play that I ever saw in my life. So A जॉन एवलिन रॉन्ग है, B सैमुअल पेप्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सैमुअल पेप्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन 6। नेम द प्लेराइट हु रोट द प्ले एपिसीन और द साइलेंट वुमेन। ए विलियम कॉन्ग्रीव नहीं है, बी थॉमस किड भी नहीं है, सी बेन जॉनसन करेक्ट है। एपिसीन और द साइलेंट वुमेन एक कॉमेडी है बाय बेन जॉनसन। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, बेन जॉनसन। आइए देखते हैं क्वेश्चन 7। द थियोलॉजिकल ट्रीटाइज इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी वॉज रिटन बाय ए रिचर्ड हैकवुड, बी फ्रांसिस बेकन, सी रैफल हॉलिंशेड, डी रिचर्ड हुकर। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी रिचर्ड हुकर। अब ये जो वर्क है वो एक फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल ट्रीटाइज है। इसकी जो 4 बुक्स हुई थी वो अपीयर हुई थी इन ईयर 1593। 5th वाली अपीयर हुई थी इन ईयर 1597। सो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटाइज है जो लिखा गया है बाय रिचर्ड हुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हु रोट द पॉपुलर इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर फिशरमैन टाइटल्ड द कंप्लीट एंगलर और द कॉन्टेम्पलेटिव मैन्स रिक्रिएशन। ठीक है, सो आई थिंक दिसंबर 2013 भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब तो नेट एस्पायरेंट्स को पता होना चाहिए कि यहाँ पर करेक्ट आंसर है आइजैक वॉल्टन। ऑप्शन ए आइजैक वॉल्टन यहाँ पर करेक्ट है। अब इसके सिवा याद रखना कि आइजैक वॉल्टन ने 5 फेमस पर्सनालिटीज़ पर बायोग्राफीज़ लिखी है। फर्स्ट है जॉन डन, ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1640।
फिर उन्होंने लिखी है ऑन हेनरी वॉटन, ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1651. देन वी हैव रिचर्ड हुकर, ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1665. देन वी हैव जॉर्ज हर्बर्ट, ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1670. एंड देन वी हैव रॉबर्ट सैंडरसन, ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1678. सो ये 5 पर्सनालिटीज़ पर इन्होंने एकदम एडमायरिंग बायोग्राफी लिखी है. कौन से 5? फर्स्ट है जॉन डन, हेनरी वॉटन, रिचर्ड हुकर, जॉर्ज हर्बर्ट एंड रॉबर्ट सैंडरसन. आइए देखते हैं क्वेश्चन 9. सैमुअल पेप्स क्लेम टू फेम रेस्ट ऑन हिज. 4 ऑप्शंस दिए गए थे. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, डायरी. यहाँ पर करेक्ट है. अब आपको पता होना चाहिए कि सैमुअल पेप्स की जो फेमस डायरी है वो ओपन होती है ऑन 1 जनवरी 1660 और ये एंड होती है ऑन 31 मई 1669. आइए देखते हैं क्वेश्चन 9. सैमुअल पेप्स क्लेम टू फेम रेस्ट ऑन हिज. 4 ऑप्शंस दिए गए थे. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, डायरी. यहाँ पर करेक्ट है. अब आपको पता होना चाहिए कि सैमुअल पेप्स की जो फेमस डायरी है वो ओपन होती है ऑन 1 जनवरी 1660 और ये एंड होती है ऑन 31 मई 1669. देखते हैं क्वेश्चन 10. डॉक्टर प्रिमरोज इज अ कैरेक्टर इन. सो ए निकोलस निकलबाई नहीं है, बी एडम बीटबी करेक्ट आंसर नहीं है, सी द विकार ऑफ वेकफील्ड जो एक नॉवल है बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ करेक्ट आंसर है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, द विकार ऑफ वेकफील्ड. अभी लिखी गई थी इन ईयर 1761 टू 1762. पब्लिश हुई थी ये इन ईयर 1766. इसका सबटाइटल याद रखना, अ टेल सपोज टू बी रिटन बाय हिमसेल्फ. सो यस, ये 3 चीज़ें याद रखना. फर्स्ट है इसकी रिटन डेट 1761 टू 1762. पब्लिशिंग डेट है 1766. इसका सबटाइटल है अ टेल सपोज टू बी रिटन बाय हिमसेल्फ एंड इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है डॉक्टर प्रिमरोज. सो यस, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है. आइए देखते हैं क्वेश्चन 11. सो द बेबी वॉज कैरिड इन अ स्मॉल डील बॉक्स अंडर एन एंशियंट वुमन शॉल to the churchyard that night and buried by lantern light at the cost of a shilling, at a pint of a beer to the sexton in that shabby corner of God's allotment where he lets the nettles grow and where all unbaptized inmates, notorious drunkard, suicides and others of conscientiously damned are led. From which novel is this excerpt taken? 4 ऑप्शंस दिए गए थे. A. Wuthering Heights by Emily Bronte, B. Tess by Thomas Hardy, C. Great Expectations by Charles Dickens, D. Mill on the Floss by George Eliot. So यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टेस बाय थॉमस हार्डी. टेस ऑफ द डर्बी विलेज लिखी गई है बाय थॉमस हार्डी. इसका सबटाइटल है अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड. रिटन मतलब ये लिखी गई है इन ईयर 1887 और 1891 के बीच में. ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी इन ईयर 1891. इसकी सेटिंग है वेसेक्स जो एक फिक्शनल कंट्री है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टेस बाय थॉमस हार्डी. आइए देखते हैं क्वेश्चन 12. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेस रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर. अब हैरोल्ड पिंटर एक इम्पॉर्टेंट पोएट एंड प्ले राइट है, एक नोबेल प्राइज विनर है. चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, फैमिली वॉइसेस डेफिनेटली एक रेडियो प्ले है बाय हैरोल्ड पिंटर. बी, अ मून फॉर द मिसबिगॉटन, ये लिखा गया है बाय यूजीन ओनील. सी, द रूम, again it is a play written by Harold Pinter. D, No Man's Island,
Even this play is written by Harold Pinter. E. Crabbe's Last Tape. This work is written by Samuel Beckett. अब आपको पता होना चाहिए कि क्रैब्स लास्ट टेप में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी हरोल्ड पिंटर ने, बट ये प्ले लिखा गया है बाय सैमुअल बेकेट. सो यहाँ पर अगर आप देखो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. सो यहाँ पर ए फैमिली वॉइसेस, सी द रूम, डी नो मैन्स आइलैंड करेक्ट आएगा. सो यहाँ पर अगर आप देखो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है. आइए देखते हैं क्वेश्चन 13. विच ऑफ द प्ले राइट्स हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद देयर वर्क्स. ए विलियम विचरले दी राइवल्स. अब दी राइवल्स लिखा गया है बाय रिचर्ड शेरिडन. बी बेन जॉनसन वॉल्पोने और द फॉक्स, एकदम करेक्ट है. सी विलियम कॉन्ग्रीव द कंट्री वाइफ. अब विलियम विचरले ने वर्क लिखा है द कंट्री वाइफ, ना कि विलियम कॉन्ग्रीव ने, तो सी हो जाएगा फॉल्स या इनकरेक्ट. डी एफ्रा बेन. यस, एफ्रा बेन ने लिखी है दी डच लवर्स, सो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है. ई रिचर्ड शेरिडन अ स्कूल फॉर स्कैंडल. यस, ये भी एक फेमस वर्क है ऑफ रिचर्ड शेरिडन, सो ई भी यहाँ पर करेक्ट है. सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. सो यहाँ पर अगर आप देखो ऑप्शन 4 करेक्ट है. ऑप्शन 4 करेक्ट है. बी बेन जॉनसन वॉल्पोने और द फॉक्स, डी एफ्रा बेन दी डच लवर, ई रिचर्ड शेरिडन अ स्कूल फॉर स्कैंडल करेक्टली मैच्ड है. जो फॉल्स है या इनकरेक्ट है वो है ए विलियम विचरले दी राइवल्स. नहीं, द राइवल्स लिखी गई है बाय रिचर्ड शेरिडन. एंड देन वी हैव कंट्री वाइफ. दी कंट्री वाइफ लिखा गया है बाय विलियम विचरले. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनकर आता है ऑप्शन 4. आइए देखते हैं क्वेश्चन 14. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैज बीन ऑथर्ड बाय थॉमस डे क्विंसी. ए कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर. डेफिनेटली एक बुक है बाय थॉमस डे क्विंसी. इनफैक्ट दिसंबर 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. सो अब तो नेट एस्पायरेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर एक लिटरेरी वर्क है बाय थॉमस डे क्विंसी. सी द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब ये है बुक बाय थॉमस कार्लाइल. ठीक है, इसका फुल टाइटल है द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री. इट इज़ अ बुक रिटन बाय थॉमस कार्लाइल. सी हडीब्रस. हडीब्रस ये वर्क है बाय सैमुअल बटलर. डी द इंग्लिश मेल कोच. अगेन ये वर्क है बाय थॉमस डे क्विंसी. ई सस्पेरिया दी प्रोफाउंडिस. ये एक ऐसे है बाय थॉमस डे क्विंसी. सो पूछ रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर आप देखो, सो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, ए, डी एंड ई ओनली. ए कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, डी इंग्लिश मेल कोच, ई सस्पेरिया दी प्रोफाउंडिस. ये सारे ही वर्क्स है ऑफ थॉमस डे क्विंसी. इसके सिवाय 3 और वर्क है जो थॉमस डे क्विंसी ने लिखी है और जो नेट एस्पायरेंट्स को पता होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में जब ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाए तो उनको ये बात पता हो. ठीक है. सो एक वर्क है ऑन द नॉकिंग ऑफ ऑन द गेट ऑफ मैकबेथ. सो ये वर्क का नाम याद रखना, ये लिखी गई है बाय थॉमस डे क्विंसी ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ. सेकेंड है ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स. ये भी वर्क है बाय थॉमस डे क्विंसी. और थर्ड है द रिवोल्ट ऑफ टटर्स. ये वर्क भी लिखा गया है बाय थॉमस डे क्विंसी. सो ज़रूर से याद रखना ये 6 इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो थॉमस डे क्विंसी ने लिखे हैं. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. आइए देखते हैं मैच द कॉलम. अब
यहाँ पर अगर आप देखो लिस्ट 1 में दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस, लिस्ट 2 में दिए गए हैं वर्क। अब कोट्स को वर्क के साथ मैच करना था। यहाँ पर अमेरिकन टेक्स्ट भी है, ब्रिटिश टेक्स्ट भी है, नेवरदीलेस मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लिया है। सो फर्स्ट कोट है, यू कांट ईट द ऑरेंज एंड थ्रो द पिल अवे, अ मैन इज नॉट अ पीस ऑफ फ्रूट। अब ये जो लाइंस है वो कही गई है बाय कैरेक्टर विली लोमैन, और ये विली लोमैन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इन डेथ ऑफ सेल्समैन जो अर्थर मिलर ने लिखी है। देन है लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज वाई मोस्ट मैन ड्रेड इट। सो ये लाइंस लिखी गई है बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और ये वर्क मैन एंड सुपरमैन के अंदर आती है। फिर C, nobody thinks, nobody cares, no beliefs, no convictions and no enthusiasm, just another Sunday evening। अब ये लाइंस लिखी गई है बाय जॉन ऑसबॉर्न, उनकी फेमस वर्क लुक बैक इन एंगर में। देन वी हैव D, our home has been nothing but a playroom, I have been your doll wife, just as at home I was papa's doll child and here the children have been my dolls। अच्छा, यहाँ पर करेक्शन कर लेना है, यहाँ पर होम है, ठीक है, जी के जगह पर एच आएगा। सो ये इंपॉर्टेंट लाइंस बोली गई है बाय नोरा, कैरेक्टर नोरा ने ये लाइंस बोली है इन दी वर्क अ डॉल्स हाउस, जो लिखी गई है बाय हेनरिक इब्सन। सो यहाँ पर अगर आप देखो A, you can't eat the orange and throw the pill away, a man is not a piece of fruit, इसका करेक्ट मैच है ऑप्शन 3, डेथ ऑफ सेल्समैन। देन B, liberty means responsibility, that is why most men dread it, इसका करेक्ट पेयर है मैन एंड सुपरमैन फर्स्ट। C, nobody thinks, nobody cares, no beliefs, no convictions and no enthusiasm, just another Sunday। सो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 4, लुक बैक इन एंगर। D, our home has been nothing but a playroom, I have been your doll wife, just as at home I was papa's doll child and here the children have been my dolls। ये लाइंस है फ्रॉम अ डॉल्स हाउस। सो यहाँ पर ये करेक्ट है A3, B1, C4, D2 यहाँ पर करेक्ट है।